हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस धमाकेदार वीडियो पे। और आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप सबके साथ मिल करके और हमारे साथ क्लास 10th के एक नए अध्याय का नए तरीके से, नए अंदाज में, नए तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि 2026 आ चुका है और 2026 पे एक कमबैक करना है, एक अच्छा कमबैक करना है, एक अच्छे रिजल्ट देना है आपको। तो ज़रूरी है आपके लिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। चिंता ना करिए, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं वो किया, तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। बट क्या है कि अब मक्कारी नहीं चलेगी। क्या है, अब मक्कारी नहीं चलेगी। अगर अभी मक्कारी की तो अब इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, ठीक है? तो अब जितने भी दिन बचे हुए हैं, उनको सँजो के रखिए। मैथ का एग्ज़ाम जब भी है, उसको उस डेट को नोटिस करके रखिए। आपकी मैथ की 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करवाई जाएगी और बाकायदा अच्छे से करवाई जाएगी। चलिए फिर हम लोग आज की इस थोड़ी-सी बात रिवील करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो हम बात करें, हम आज कवर करने वाले हैं क्या? अध्याय 1। अध्याय 1 है क्या? जिसका नाम आपको पता होगा क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है सर? वास्तविक संख्या। क्या यहाँ तक क्लियर है? आपको पहले चैप्टर का नेम भी पता चल गया कि क्या है सर? हमारा वास्तविक संख्या है। चलिए सर जी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए, आपको कुछ भी नहीं पता। हम पहले यही बात करते हैं कि सर जी, अगर नाम है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या होती क्या है? अगर हमारे पाठ का नाम वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है? तो चलिए वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं और फिर उनको धीरे धीरे से वास्तव में लाते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या रियल में अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो मतलब आप जितनी भी संख्या पढ़ रहे हैं, वो सारी संख्या वास्तविक है। कहते कैसे? क्योंकि सबसे पहले हमने देखा यार, हमारे कुछ पहले होती है प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या। चलिए, तो ये प्राकृत संख्या होती है। अब ये होती क्या है? ठीक है, ये सर होती हैं आपकी 1, 2, 3, 4 डैश डैश इन्फिनाइट तक। मतलब वो संख्या है जिनको हम दैनिक जीवन में गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। कुछ चीजों को गिनने के लिए, कोई वस्तुओं को गिनने के लिए, वो सारी हमारी कौन संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? कोई बात नहीं, दोबारा समझते हैं। देखो, अगर आप कहीं मार्केट गए, आपको वहां से कुछ चीज सामान लेना है, ठीक? और वहां से आपको कोई सामान लेना है, आपने उसको गिन करके लिया, तो वहां आपने जो गिनती प्रयोग की, वो गिनती कौन सी है? वो आपकी प्राकृत संख्या है। वो आपकी कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्याएं है। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ जो आपने 1, 2, 3, 4 ये पूरी गिनती जो आपकी चलती जाती है, ये कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। चलो ठीक है सर। एक फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको दूसरी संख्या आया आपकी थोड़ी देर बाद, क्या उनको कहा गया? पूर्ण संख्या। चलो, पूर्ण संख्या समझ में आती है, ये क्या होती है? ये बस कुछ नहीं होती, प्राकृत संख्याएं ही होती है। बट क्या होता है कि इनके जीरो पहले लग जाता है। ठीक है, इन्फिनाइट। ये कहां तक जाती है? ये भी इन्फिनाइट तक ही जाती है। ओके, यहाँ तक सभी क्लियर होगा। इसके बाद पूर्ण संख्याओं के बाद हमारी अगले आते हैं पूर्णांक आते हैं। क्या आते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं सर जी? पूर्णांक कुछ नहीं होते, ये जो पूर्ण संख्या लिखी हुई है, बस इन्हें प्लस माइनस लगा दो। मतलब जैसे -3, -2, -1, इधर डैश डैश इन्फिनाइट तक इधर जाती चली जाएगी, 3, 4, 5, 6 माइनस की, और इधर फिर हो जाएगा -1, फिर 0, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर इधर 3, फिर इधर डैश डैश। मतलब माइनस से लेकर माइनस प्लस की जितनी भी संख्याएं हैं, बट हाँ, वो पूर्णांक के फॉर्म में होनी चाहिए। उनके पहले प्लस माइनस लगा दो, वो सारी हमारी कौन संख्या बन जाती है? पूर्णांक बन जाती है। यहाँ तक सबको क्लियर? धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि चीजों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन चीजें बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चल
पूर्णांक के बाद अगर हम थोड़ी सी आप सबके साथ और बातें करें तो पूर्णांक के बाद हमारे अगले आते हैं परिमेय संख्या। अब सर जी परिमेय संख्या ये कौन सी बला आ गई? परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकें और q का मान 0 ना हो। मतलब कि वो संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख दें और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट 0 ना हो। ओके, इसके बाद परिमेय संख्याओं के बाद फिर क्या आती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अभी चिंता न करिए, इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल अभी बताएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी वो संख्या जो परिमेय नहीं होती, परिमेय होती है। ठीक है, समझ में? जैसे इसका अगर परिमेय का हम एग्जाम्पल देखें, परिमेय को अगर ना p बटे q को समझते हो तो अंश और हर समझ लो। जिनको अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होती है हमारी, सॉरी, जो जिनको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है हमारी परिमेय संख्या। ठीक, यहाँ देखो p बटे q के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में जिनको नहीं लिख सकते, फिर ये जो पूरा सब संख्याएं मिला करके जो हो गई, यही हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये वास्तविक संख्या थोड़ा सा आपको बताएं, तो वास्तविक संख्याओं की अगर आप परिभाषा बताना चाहें तो वे संख्याएं क्या होगी? वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, वो संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, सारी संख्या हमारी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों? अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके आगे भी क्लियर होगा। सब्र रखने की बात है, 2 मिनट का सब्र रखिए और आपको आगे चलते हैं, लेके चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरह, एक नए अंदाज की तरह इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अभी तो इस चैप्टर को शुरू नहीं किया है, तभी इतना मजा आ रहा है, तो आगे कितना मजा आएगा वो सोचिए। चलिए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं आगे। आगे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, जो बहुत सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और आपको 100% कह रहे हैं मजा आएगा इस नए साल में, नए साल की इस पहली क्लास में। तो अब आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, लिटरली अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, सिर्फ एक ये वीडियो देख लो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक एक चीजें समझ में आ जाएंगी। ना समझ में आए तो एक बार दोबारा, अगर आपने नहीं पढ़ा पहले कभी, तो हो सकता है आपको दोबारा देखनी पड़े, पर देख लेना, एक एक चीज छोटी छोटी ही मिलेगी। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं, जितना पढ़ा दे बस उतना मन से पढ़ा देना, बस आज की इस क्लास को अच्छे से कर लेना बस। अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है, इतना भरोसा कर। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो भरोसा बना के रखना पड़ेगा, बस भरोसा बना लो, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चल तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका देखो, दो चीज हमको पढ़नी है। पहला कि भैया HCF और LCM क्या पढ़ना है? HCF और LCM पढ़ना है। नंबर दूसरी बात क्या पढ़नी है हमको? दूसरी बात करनी है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, ये दो चीज हमको सीखना है। ठीक है, सिद्ध करना, ठीक। तो हमको केवल यही दो चीज तो सीखना है। पहला क्या?
कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, दूसरा क्या अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ठीक, तो चलिए एक एक चीज को बढ़िया समझते हैं, ठीक है। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम के पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा। तो चलिए आपसे गुणनखंड के बारे में थोड़ा सा आपको सिखाते हैं। मान के चलिए आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है, हम क्वेश्चन को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला ही आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाते चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया आपको हमको क्या करिए कि आप हमको 512 के अभाज्य गुणनखंड बता दीजिए भैया। क्या कह रहा है? 512 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है, क्या होंगे। चलिए 512 के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमसे पूछा है, तो इसको करते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, डालना है सॉल्व या हल डाल दीजिएगा या सॉल्यूशन डाल दीजिएगा, आपको जो भी आपको बेटर पड़े आप वो डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं और समाप्त भी करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इस चीज को भी थोड़ा सा आगे समझ करिए, आगे इसको भी क्लियर करें, ठीक है। ये अभाज्य क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड जो लिखा हुआ है, तो गुणनखंड तो आपको पता ही है ना कैसे करते हैं, आपको छोटी क्लासों की चीजें हैं, नहीं पता तो सीखिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लगेगा, जिनको आता है वो भी थोड़ा सब्र रखें, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो आपको, ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ऐसे आपके क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में अक्सर आ जाते हैं। अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बताएंगे, वहां देख लीजिएगा आप स्वयं से। चलिए आगे देखते हैं, 512 के बाद गुणनखंड करने हैं भाई। हम यहाँ लिखेंगे क्या भैया, 512, यहाँ साइड में हम लोग लिखते हैं, चलो इधर ही लिख लेते हैं, लिखेंगे 512। सबसे पहले देखेंगे लास्ट में क्या है, 2 है भैया, 2 4 6 8 0 आ जाए तो 2 से कटता है, ये हमको सबको पता है, बचपन से रखा है। तो 2 से काटेंगे तो 2 एक अन्नम 2 और 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 आ जाएगा, 156 आ जाने वाला है भाई साहब। यहाँ लेकिन 2 दूनी 4 होगा सर जी, 256 आएगा, ये गलती ना करना। 2 से करेंगे तो 2 एक अन्नम 2 आ जाएगा भाई साहब, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा भाई साहब। कैसे आया देखो, 2 एक अन्नम 2 हो गया, ये 5 हो गया, 2 दूनी 4, एक बचा 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तेही 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक अन्नम 2, 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे भाई साहब तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 512 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 212 के, वो सॉरी 512 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे। 512 के अभाज्य गुणनखंड देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 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 2, 3 3 6 और 3 9, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9। तो ये हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर। हमको क्या कह रहा है, 512 के अभाज्य गुणनखंड का, मतलब भैया लो लिख दिया 512 के अभाज्य गुणनखंड, क्या चाहिए इससे, कठिन कुछ है, ये कठिन है, आसान है। चलिए और करते हैं। इसी तरह अगर हमसे पूछ ले भैया कि आपको क्या करना है, 512 वाला समझ में आया, अगला क्वेश्चन आपसे क्या भैया, कि आपसे क्वेश्चन कर दे कि भैया आप हमको बताइए कि 144 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा जो टेक्निक रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते चलेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी आपको चाहे छोटे लग रहे हो, लेकिन अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस कवर होंगे इस वीडियो में। सारे क्वेश्चंस कवर अप करके आना है आपके लिए, पूरे क्वेश्चंस का आपको संग्रह बना के लाए कराने को, तो मैं 40-50 क्वेश्चन आपको करा, लेकिन फायदा नहीं है ना उन क्वेश्चंस को कराने का भी। आपको जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहले भी वो चीज जरूर,
ठीक है। तो आपको देखो वो क्वेश्चन सारे मिलेंगे, एकदम जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक चलना है, तो पेशेंस थोड़ा सा बना के चलिएगा। ओके, अच्छा तो देखो क्वेश्चन अगर हमसे कहते कि भैया 144 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देख, तो 144 को पहले लिखेंगे, तो 144 के ऐसे गुणनखंड हम कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तेईं 6, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा यार। 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर यही वैसे लिखोगे कि 144 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे क्या, पता है आपको? चलिए ये देखिए, लिखे 1 2 3 4, 4 बार 2 आया हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 लिख दो, फिर 3 आया हुआ है 2 बार, तो गुणे में 3 गुणे 3। इधर थोड़ा दिख तो नहीं रहा, लेकिन अगर दिख ना रहा हो आप लोगों को, क्योंकि फ्लैश की वजह से हो सकता है ना दिखाई दे, तो थोड़ा सा आप जो बोल रहे हैं वो सुनिए, ठीक है। सुनने के प्रयास कीजिए, ये जो लिखे हुए हैं इन्हीं को हमने गुणे में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा सा इधर लिखे दे रहे हैं। दो कितने बार है, 1 2 3 4, यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 बार 2, 4 बार 2 है, तो हमने 4 बार क्या किया कि यहाँ 2 की पावर क्या कर दिया 4 गुणे 3 कितने बार है, 1 2 बार 3 है, तो 3 की पावर कितना लिख दिया 2। यही तुम्हारा क्या हो जाए, यही आप लोगों को क्या हो जाए आंसर हो जाए। तो क्या ये अगर ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ ले तो नहीं कर पाओगे, कर लोगे यार, एकदम इजी क्वेश्चन। केवल क्या है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जिन लोगों को अगर लग रहा है कि भैया इससे क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड में, तो चलिए आपको बोर्ड का क्वेश्चन कराते हैं। थोड़ा सा इसको सफा करते हैं, फिर आपको बोर्ड का क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। और देखिए लेटेस्ट अभी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी जो पिछला साल गया इसी में पूछा है, चिंता न करिए, ज्यादा दिन नहीं हुए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व आप लोग भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करिए बस। तो 156 के गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 2 तेईं 6 हो जाएगा। नहीं होगा भैया, 2 अट्ठे 16 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 सत्ते 14 हो रहा है, एक बच रहा है, एक गया उसके पास, ये 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 होगा। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 तेईं 6 और 2 नम 18 हो जाएगा। फिर जब बचे यहाँ 39, लेकिन ये हमारा 3 से कट जाता है, तो 3 अगर नम 3 और 3 तक 9, फिर यहाँ 13 आ गया, तो 13 काटेंगे 13 से, ठीक। यहाँ लिखोगे कि 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 156 क्या अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इट्स वेरी इजी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था बोर्ड ईयर लेटेस्ट 2025 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको चलिए ऐसे बताते भी चलेंगे कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए अपनी कॉपी पे, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की ओर से, ठीक है, एक नए कॉन्सेप्ट की। तो नया कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम लोग बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या ठीक है, और एक हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। अच्छा, आप लोगों में से जल्दी से अभी बता दीजिए, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहाँ लिखा जाए, चलिए
क्वेश्चन अभी यही लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन आपसे ये है, पहला क्वेश्चन नंबर है कि एक और एक संख्या भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि दो भाज्य है या अभाज्य। लिटरली मैं बता दूं आपसे, ये जो संख्या 2 वाला क्वेश्चन है, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 90% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है रॉन्ग दे करके, बहुत से बच्चे ऐसे थे, मैं 90% नहीं कह रहा हूँ, एक रेशियो मैंने बहुत से बच्चों को देखा जिन्होंने क्या किया था कि इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग कर दिया। ठीक, एक सेट में पूछा हुआ था, वो सेट पर्सनली हमारे यहाँ का था, तो उस पे मैंने देखा था, तो उस पे ये वाला जो है क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसका क्या किया, बहुत से बच्चों ने क्या कर रखा था, आंसर रॉन्ग कर रखा था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी अभी लेटेस्ट शायद 24 में आया हुआ था, 24-25 में आया हुआ था। इस एक कौन सी संख्या है। ठीक, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे क्योंकि इस कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में थोड़ी देर के लिए आपको बताते हैं, थोड़ी देर में। चलिए, भाज्य संख्याओं के बारे में अगर आपसे थोड़ी सी बात करें तो भाज्य संख्या क्या होती है, वो पूर्ण संख्या। इसकी परिभाषा की अगर थोड़ी सी आपसे लिख दें, वे पूर्ण संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, पहले चलो भाज्य समझ लेते हैं। मतलब कह रहा हूं यहाँ सिर्फ मेन बात क्या है, जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब वो संख्याएं जिनके में दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो हमारी कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले लें, तो हम अगर ले लें कि भैया हमारे पास है 4, तो 4 हमारे पास, 4 के अगर गुणनखंड की बात करें, 2 गुणे 2 गुणे और एक लास्ट में अपनी तरफ से लिख देते हैं। ओके, ये रियल लिखने का प्रोसेस यही है कि लास्ट में एक गुणे में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर 7 की बात, सॉरी 6 की अगर बात करते हैं, 6 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, अगर हम ये बात करें 12 की, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, गुणे 1। ओके, देखो यहाँ अगर गुणनखंडों की संख्या बात की जाए तो यहाँ 3 है, 1 2 3। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ भी कितनी है, 3 है। अगर इस पे बात करें तो इस पे भी कितनी है, 4। तो यहाँ हर जगह हम देख रहे हैं कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 से अधिक है। 2 से अधिक जहां हो वहां क्या होता है, वो संख्या कौन सी होती है, भाज्य होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, वे पूर्ण संख्याएं जिनके केवल दो केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सॉरी, वो संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्याएं, ध्यान नहीं दिया आपने, गड़बड़ करवा दिया, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है,
जाइए थोड़ा सा इस चीज को। तो इस चीज को थोड़ा सा आगे आपके साथ जानते हैं कैसे होती है, क्या होती है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले लें, क्या हमारी हो जाएंगी एग्जाम्पल के रूप में अगर ले लें, तो हमारे जैसे अगर हमने ले लिया संख्या लाइक दिस 2, तो 2 हमारे क्या हो जाएंगे, 2 का गुणनखंड 2 गुणे 1। 3 ले लिया तो 3 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणे 1। अगर इसी तरह हमने ले लिया भैया हमको 5 चाहिए, तो 5 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 1। और इसी तरह अगर हमने 7 ले लिया तो 7 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 7 गुणे 1। अगर हमने 9 ले लिया तो 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणे 3 गुणे 1। लेकिन समस्या है, रुको 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 रुको, यहाँ 1 2 और 3 गुणनखंड हो जा रहे हैं। ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये क्या होगी, भाज्य होगी। 9 क्या हो जाएगी, भाज्य में, तो 3 गुणे 3 गुणे 1, यहाँ 3 गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये कौन सी हो जाएगी, भाज्य। तो उसके बाद 11 की अगर हम बात करेंगे तो 11 हमारी क्या हो जाएगी, 11 गुणे 1 ही होता है। तो ये सारी संख्या हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य संख्या में पता चल गया। अगर वही हम बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है, ये 2-4 पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, और हो सके तो आप जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहां लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या होती है कि सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या है वो होती है क्या, 4 होती है। ठीक, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होती है, वो 9 होती है। ये कौन सी है, विषम सबसे छोटी। ठीक है, विषम सबसे छोटी, विषम सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, कौन सी, भाज्य संख्या। ठीक, समझ में आ गया? ये कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, सम भी पूछ सकता है आपसे, विषम भी पूछ, सम पूछे तो ये है ही, और अगर सिर्फ छोटी पूछे तो भी ये 4 ही बताना है। ठीक है, जब विषम स्पेसिफिक होता है कि विषम कौन सी होती है, ना हो सकती है एमसीक्यू में एक आध नंबर में पूछ सकता है आपसे, इस वजह से बता दे रहे हैं। अगर वही बात से आपसे पूछे कि भैया बताइए सबसे छोटी आपकी विषम, सॉरी, सबसे छोटी आपकी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 3 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। और इस इंटरेस्टिंग बात बता दें, केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम भी, वरना सारी अभाज्य संख्या सम भी सम। ठीक है, चल, तो इसके बाद आपको आगे बताने के लिए, हाँ, एक क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि एक सभाज्य है या अभाज्य, भाज्य या अभाज्य। तो ना तो एक अभाज्य है, ना तो एक भाज्य, ना भाज्य ना भाज्य। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर, ये अगर आप लोग समझ में आ गया है तो इसी के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग अपने डायरेक्ट आ सकते हैं लासा मासा पे। ठीक है, देखिए आपको अब 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है, या केवल 2 गुणनखंड, ये तो आपको समझ में आ ही गया ना, तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, तो आप कर सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक नए तरीके से नई चीजों को सब सीखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम पर आते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, लासा और मासा की बात करते हैं, लासा और मासा को सीखते हैं। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, एलसीएम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लासा, और एचसीएफ को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, मासा। ठीक है, तो एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, लासा, और एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, मासा। ठीक है, चलिए तो शुरू कर। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला लगातार आपको बताते हैं, फॉर्मूले के बारे में आपको, चलिए पहले नॉर्मल क्वेश्चन कराते हैं फिर उसके बाद फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है,
देखो क्वेश्चन आपसे पहले इससे कैसे पूछेगा, तो इसे क्वेश्चन आपसे इसे नॉर्मली ऐसे पूछेगा कि आपको संख्या हमने दे दिया कि भैया आपको पास एक संख्या 15 और 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि भैया 15 और 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखो अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब जो अभी हमने गुणनखंड किया था ना, स्टार्टिंग में से बोला था ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं आपको आनी चाहिए, तो वो चीजें वहां 1-2 नंबर में तो बोर्ड में तो पूछी जा रही है, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ भी तो वो चीजें वो यूज आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है वो कहीं ना कहीं आपके यूज में ही है, आपके बोर्ड एग्जाम के नंबर आपको दिला सकती है, इसी वजह से पढ़ाई जा रही है। तो थोड़ा सा विश्वास बना करके रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और बहुत ही जानदार तरीके से हमारे बच्चे सारे अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आपको भी पता है कि हमको सबसे पहले क्या करना है भैया, 15 के तो गुणनखंड कर लेने। क्या कर लेने, 15 के गुणनखंड करेंगे तो 3 से जाएगा, तो 3 5 15 और 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना तो हमारे बच्चों को बताने की किसी को जरूरत नहीं है। फिर 36 के गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 9 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? चल देखो अगर हम यहाँ लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, 15 के अभाज्य गुणनखंड। अभी कुछ नया नहीं चल रहा, अभी वो तो पुराने कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 5 गुणे 1 हम अपनी तरफ से लिखते हैं, मतलब लिखना वो है, ठीक है। 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या है भैया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ तक समझ में। अब इसका हमको क्या पूछ रखा है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब जो समझने वाली बात है अब मेन है। इतना तो हमने पुराना किया अभी, ठीक है। चलिए अब मेन क्या है, यहाँ लिखोगे HCF, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ लिखोगे HCF, ठीक है। या आप हिंदी से भी लिख सकते हो मासा। हमको इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए इसमें देखो दोनों रो में कौन कौन सी जो है, जो लेटर्स हैं, सॉरी जो कौन कौन से हैं जो कॉमन आ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ 3 है, इसके गुणे में 1 लिखना भूल गए, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। तो अगर हम देखें तो ये 3 1 3 मिल रहा है और हमारा 1 भी मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 3 गुणे 1 लिखेंगे, क्योंकि हमारा 3 और 1 मिल गया। अब इस ये दोनों 3 को और इन दोनों 1 को मूल लो, बचा क्या क्या, पहले यहाँ लिख लो LCM। इसके बराबर में लिख लेना 3 गुणे 1 मतलब 3। अब एलसीएम बराबर क्या लिखोगे यहाँ तुम, एलसीएम तुम्हारा क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 गुणे, चलो ऊपर वाला पहले लिख लो, ऊपर क्या है 5 गुणे, फिर लिखो 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर गुणे का चिन्ह लगाओ। अब देखो तुम्हारा एचसीएफ कितना आया है 3, तो एचसीएफ लिख लो, ठीक है। इतना कर लो। अब यहाँ अगर तुम करोगे इनका गुणा तो तुम्हारा आ जाएगा 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दामा 180, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या ये क्वेश्चन करना कठिन था, एक बार फिर से समझो किया क्या है। हमने सबसे पहले क्या किया कि 15 और 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको लासा मासा निकालना है। हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड इनके कर दिए पहले, ठीक है। इनके अभाज्य गुणनखंड किए, फिर इनमें देखा कॉमन क्या है, जो कॉमन है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, तो उसको हमने एचसीएफ के रूप एचसीएफ लिख दिया, ठीक है, एचसीएफ की जगह पे। अब फिर हमने इसका क्या निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकाला कि जो कॉमन वाले हैं उनको छोड़ दो, बाकी जितने बचे हैं उनको लिख लो। उनको चलो हमने लिख लिया, उनको लिखने के बाद फिर हमने क्या किया कि जो हमारा कॉमन मिला था उसको उसका गुणा कराने पे यानी एचसीएफ जो आया वो लिख लिया।
अब देखो इन सबका हमने आपस में गुणा करा दिया तो हमारा कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है, गुणा कैसे कराया देखो, 3 3 9 9 2 18 और 18 एक मिनट ठीक, और 18 दिन 36 और 36 का जब 5 में गुणा करा देंगे तो 180 आ जाएगा। नहीं तो आप चाहे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और इस सबका 18,000 आ रहा है तो इसको गुणा करा दो, आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप मैं तो ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर नहीं भी क्लियर है थोड़ा सा एक काम आप करिए, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ बट आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर इसके आगे आपको हम लोग बढ़ते हैं और आगे आपके साथ बहुत ही शानदार तरीके से आगे थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, या इसी पे अगर थोड़े से हम आपको बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवाना चाहें तो आप उसको देखिए थोड़ा सा कैसे करें। देखिए ये दो क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं जो कि क्या है, पहला 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा मात्रा और लासा याद कीजिए। ये आपसे पूछा गया था सन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और 25 में भी आया हुआ है। ठीक है, ठीक, तो थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज किया था। ये क्वेश्चन आपसे 25 में पूछा गया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट उठा के रखा गया है क्वेश्चन, तो आपको 24 और 25 के दोनों क्वेश्चन का आपको कॉम्बिनेशन देखने को यहाँ मिल पा रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा अगर इसको हम देखें, ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करने का तरीका समझिए। जैसे हमने किया तो सबसे पहले हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सॉल्व फर्स्ट किए ले पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कह रहा है 96 और 404 का। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 96 गुणनखंड करो, 2 से काटोगे, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटोगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छक्का 12, फिर 2 से, फिर 3, फिर आ जाएगा 1। यानी अगर हम यहाँ लिखेंगे क्या, 96, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे, 96 के अभाज्य गुणन खंड, तो क्या हो जाएंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड, 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4 5 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, गुणे यहाँ हो जाएगा 3। फिर उसके बाद तुम्हारा अगला किसका है, तो 96 के हो गए। इसके बाद तुम्हारा है 404। तो ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ये आप स्वयं लिख लीजिएगा, इतना तो अब आप कर सकते हैं ना इतने क्वेश्चन कराने। चलिए तो इसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो 404 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब 96 का हमको कोई काम नहीं है, हम यहाँ कर लेते हैं 404 के। देखो 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे 2 एक अन्नम 2, 0 आ जाएगा, फिर 1 से आ जाएगा, तो 101 किससे कटेगा। अब एक विडंबना ये आ गई, बड़ा समस्या है। 3 से चेक करो, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा सर जी, 3 से तो ये नहीं कट रहा, क्या 3 से तो ये नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, लेकिन सुनो ये नहीं कटेगा, ये स्वयं से ही कटने वाला है, तो ये इसके 101 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे और 101। ठीक है, यहाँ तक दोनों के पास 2 मिल रहा है, इसका मासा कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे और 1 हो जाएगा, गुणे में यहाँ 1 लिख देना, यहाँ भी गुणे में 1 लिख देना, तो 1 भी मिल जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। अब आप लासा आप लोगों को स्वयं निकालना है। ठीक है, लासा निकाल कर आपको क्या करना है, कमेंट करना है इसी उस पे, और इस क्वेश्चन का भी आपको मासा स्वयं निकालना है। ये आपको होमवर्क के रूप में एक हिसाब से है, क्यों करवाने को तो ये भी हम करवा दें, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस आप भी तो कीजिए, हाँ? आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चल हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़े से और भी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है उनको बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप अब अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड में द्वारा मात्रा निकालिए, तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं लासा लासा, तो वो आपको थोड़ा सा कर पाना मुश्किल है, तो उनके भी चर्चाएं करते हैं, उनको कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो भी आपसे बात करते हैं अभी इसी वीडियो पे, और ये पूरा चैप्टर खत्म करके ही उठेंगे। और आपके अंदर भी प्रण होना चाहिए कि जब तक ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हिलेंगे तक नहीं।
चलिए फिर शुरू करते हैं, उसको भी आगे देखते हैं। इसको पहले देख लीजिए एक बार जल्दी से, हम साइड हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, और एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। नया कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमने आपको बताया था कि A इंटू बी बराबर HCF गुणे LCM, ये फॉर्मूला होता है। हमने बताया था ना कि एक फॉर्मूला भी अभी आएगा, जो आएगा तो फॉर्मूला जानते हैं। देखिए फॉर्मूले की अगर थोड़ी सी बात करें तो ए क्या होता है, ए होता है यहाँ पहली संख्या, क्या होता है, पहली संख्या। बी क्या होती है, दूसरी संख्या। ये क्या हो गई, दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या समझो थोड़ा सा, HCF आपको पता ही है और LCM आपको पता ही है। HCF मतलब मासा, LCM मतलब लासा। चलिए इस फॉर्मूले पे बेस आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा वो समझते हैं। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, और ये समझ लीजिए कि 1 नंबर 2 नंबर में हर साल क्वेश्चन इससे आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। देखिए इसे क्वेश्चन कैसे पूछे, क्वेश्चन इसे पूछेगा कि भैया यदि 15 और 12 का मासा, ठीक है, क्या 15 और 12 का मासा 3 है, तो इनका लासा होगा, ठीक है। या तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, या क्वेश्चन पूछने का एक दूसरा तरीका भी है, बहुत मस्त तरीका है क्वेश्चन वो पूछता है। दूसरा तरीका क्या है, यदि, या यहाँ क्या रहेगा, दिया है, देखो क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस लैंग्वेज आपको चेंज है। दिया है HCF 15,12 बराबर 3, तो या यहाँ लिखेगा हो तो LCM ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ये दो मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है। यहाँ भी क्या 15 और 12 का मासा, यानी CF कितना 3 दे रखा है, और LCM पूछ रहा है, ठीक है। लासा मतलब LCM ही होता है, लासा मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है, LCM। अब इसी तरह अगर यहाँ बात करें तो HCF किसका, 15 का और 12 का हमको कितना दे रखा है, 3। यहाँ भी 15 और 12 का मासा यानी HCF हमको 3 दे रखा है, तो डिफरेंट तो कुछ हुआ नहीं। चलिए इसी को हम लोग करते हैं सॉल्व। यह दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन को सिर्फ घुमाने के लिए आपसे पूछ सकता है, बस देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे ऐसे कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ, 1 मिनट थोड़ा बच्चों। हाँ चल थोड़ा देखो इसको करेंगे कैसे, करते ऐसे हैं कि यहाँ लिखोगे पहले तो A बराबर तुमको क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। फिर B बराबर तुमको क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। और HCF बराबर तुमको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। जितना दिया है वो सब लिख लो। फिर उसके बाद LCM बराबर कितना है, नहीं पता, चलो छोड़ो। यहाँ लिखो A इंटू बी बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। A इंटू बी बराबर HCF गुणे LCM, ऐसे कर लोगे। A का मान तुमको पता है कितना है, 15 है, लिख दो। B का मान तुमको पता है कितना है, 12 है, लिख दो। HCF का मान पता है 3 है। LCM का मान पता है तुम्हारा कितना है, नहीं पता, तो कोई बात नहीं, LCM लिख दो। ये 3 इधर गुणे में इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, क्यों आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चलो आ जाएगा। LCM हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ 3 से इसको कट करोगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 गुणे 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, LCM। और 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है, सबको पता है, तो ये हो जाएगा LCM। हमारी LCM की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे और करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए, फिर इसी फॉर्मूले पे बेस एक और क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया, चलिए अब इसके बाद इसी फॉर्मूले पे बेस देखिए एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं। बस इस पे क्या है कि यदि देखो यहाँ संख्याएं चेंज करो सिर्फ यहाँ, ठीक है। देखो क्या क्या है क्वेश्चन, देखो थ्योरी सबकी सेम रहेगी, ठीक है। इस बार हमारी अगली संख्या क्या है
कि आपके 35 और 65 का लासा इस बार दे रखा है। ठीक है, लासा कितना है आपका, अगर लासा की बात करें तो लासा है आपको 315 दिया है, तो इनका क्या पूछ रहा है आपसे, मासा पूछ रहा है। ठीक है, सेम यही कंडीशन यहाँ क्या कर देगा, दिया है एलसीएम 35 और 65, 35, 65 और इसका कितना हो जाएगा बराबर 315 हो तो HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप सबके लिए और बहुत ही जानदार तरीके से इसको करते हैं। ठीक, समझते हैं, देखो कैसे करेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसमें भी आपको ए बराबर कितना दे रखा है भैया 35 दे रखा है, बी बराबर कितना दे रखा है 65 दे रखा है, और आपका एलसीएम यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है 315 दे रखा है, और एचसीएफ कितना दे रखा है भैया आपको पता है कि नहीं दे रखा, फॉर्मूला वही लगेगा ए इंटू बी बराबर एच सी एफ गुणे एलसीएम। ठीक है, देखिए ये ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, एचसीएफ का मान कितना होगा, एलसीएम का मान कितना होगा, इनको रखो सीधा। ए का मान हमारा 35 है, गुणे बी का मान हमारा कितना है 65 है, बराबर एचसीएफ का मान कितना है नहीं पता तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिख दो, गुणे एलसीएम का मान पता है ना 315 है तो 315 लिख दो। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं, तो इसको देखो अगर यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 गुणे 65 हो जाएगा, ये देखो गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो बटे में आ जाएगा 315 बराबर हो जाएगा HCF के। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, 35 का नाम 35 और 35 नैया होता है 315 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 35 दाम में 350 होगा, 350 से 35 घटा दो तो 315 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा। ठीक है, और 9 का नाम 9 होता है, 9 एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। देखिए 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 यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, यहाँ 63 होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, 63 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 63 की जगह 65 लिख दिया। देखिए तो 9 7 63 हो जाएगा, तो यहाँ होगा कितना आ जाएगा 7 बराबर आ जाएगा तुम्हारा क्या HCF। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हमारा इसको थोड़ा सा देखो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस लगभग 20 मिनट और क्लास चलेगी, 20 मिनट के बाद बस क्लास को हम लोग एंड करेंगे। 20 मिनट तक बस आप देखिए, करिए और फिर एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए फिर इसको क्वेश्चन को देखिए, समझिए, अगर नहीं आ रहा तो पूछिए। और ठीक है, जैसे अगर नहीं भी आ रहा थोड़ा सा एक बार पीछे करके वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, क्लास के पास आपके पास ऑप्शन भी है, आप पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, देखो अगर अभी भी आप थोड़ा सा ज्यादा बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे तो थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा सा आपका समय अब कम बचा हुआ है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, कम समय में कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो करना है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे कराए हुए क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चल यहाँ तक क्लियर है। हाँ, और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे हमारा मतलब इसी का ही है एक अगला टॉपिक जो हम क्या करना है, कैसे करेंगे वो समझते हैं थोड़ा सा। जस्ट वेट 1 मिनट। चल, तो हम लोग आगे हमारा क्या है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बताते हैं अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। ठीक है, क्या हमको बताना है, अपरिमेय संख्या। पहले इनके बारे में सोचते हैं, फिर सिद्ध कैसे करना है वो समझते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या, सबसे पहली बात तो इसकी परिभाषा की अगर बात करें, वो संख्या है जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, दूसरी बात करें तो अर्थात मतलब क्या होगा, वो संख्या जो परिमेय ना हो। ठीक है, परिमेय ना हो वो परिमेय होंगी।
ये भी बात वो अपरिमेय होंगी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, जैसे अंडर रूट में आ जाए 2, ठीक है। इसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, वो संख्या जिनको हम अंडर रूट से बाहर ना निकाल पाए, जैसे अंडर रूट में आ जाए अंडर रूट 3, अंडर रूट में ही आ जाए 7, अंडर रूट में ही आ जाए 5, अंडर रूट में ही आ जाए 9, अंडर रूट में ही आ जाए 11। लेकिन यहाँ थोड़ा सब्र करो, ये 9 जो है ना ये बाहर आ जाए, क्योंकि अंडर रूट 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो ये एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ 3 ये बाहर आ जाएगी, ये 3 हो जाएगी, तो अंडर रूट 9 नहीं होगी। पर इनको हम बाहर नहीं ला सकते, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ थोड़ा सा और देखते हैं, वो संख्या जैसे लिख दो 0.5 4 3 1 4 8 7 डैश 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 डैश, ऐसे जिनमें डैश डैश लगा हो, जो इनका अंत ना हो, वो अपरिमेय होती है, ठीक है। अभी आपके लिए सिर्फ समझने के लिए इतना ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इनको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। चल, तो इतनी बातें क्लियर हुई अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा। चलिए फिर हम लोग अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, जो बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, हर साल आता है, ठीक है, हर बार आने वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको अभी हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखोगे, हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप ये बताइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, आप इसको सिद्ध करिए। तो हम इसके अपोजिट मान रहे हैं कि भैया माना, या परिमेय नहीं, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहले हम ये मान लें कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय है तो भैया अंडर रूट 2 बराबर p बटे क्यू, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे, जहां p कॉमा क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्या है। और एक चीज और यहाँ है, क्यू डज नॉट इक्वल 0, मतलब क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बात करें, अगर सॉल्व माना ये हो गया, फिर इसके बाद यहाँ लिखोगे, अब इस क्यू को इधर भेज दो, भाग में इधर चला जाएगा गुणे में, तो क्यू अंडर रूट 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, p। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझना, यहाँ समझने वाली बात आप लोगों के लिए ये है कि इस चीज को अब यहाँ कर दो दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का तुम क्या कर लोगे, वर्ग कर लोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लोगे, क्यू स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाए, अंडर रूट 2 का 2 होता है, और यहाँ p का हो जाएगा p स्क्वायर। इसको मान लो क्या तुम समीकरण नंबर 1, क्या करोगे, समीकरण 1 मानोगे। यहाँ लिखोगे कि दो जो है, ये दो है, ये पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, इसलिए दो पी को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है कि भैया बताइए, यहाँ आप लिखोगे कि माना, फिर से आपको एक चीज और मानना है, यहाँ माना कि P बराबर है 2R के, ठीक है। यहाँ लिखोगे R, जहां जहां R एक पूर्णांक है, ठीक है, जहां R एक पूर्णांक
है। जैसे थ्योरी लिख रहा है सेम एज इट इज आपको कॉपी करके थ्योरी लिखनी है। ठीक है, ये बड़े 5 नंबर में क्वेश्चन अक्सर आता है और 3 नंबर में भी आता है, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करके जाना है। हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अगर इतना बताने के बाद भी अभी आप नहीं कर पा रहे तो आप स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अब जहाँ आरेख क्या है, पूर्णांक। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यहाँ आप लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। अभी सब्र करिए, थोड़ी देर में बताएंगे कि इसको आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आपको पता चले कि इसके बाद क्या स्टेप आएगा। ठीक है, समझते जाइए बस थोड़ा सा। अब P का मान रखो समीकरण 1 में, यहाँ क्या रखोगे, 2q² बराबर P² है, तो P की जगह हमको 2r रखना है, तो 2r रख देंगे, 2r हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2q² बराबर 4r हो जाएगा स्क्वायर। देखो यहाँ 2 एक अन्नम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो q² बराबर हो जाएगा 2r स्क्वायर। यहाँ लिखोगे कि यहाँ फिर से लिखोगे 2 q² को विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो 2q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक चीज और लिखना है। क्या लिखना है कि इस चीज को आप मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक, यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। चलो इधर लिख लेते हैं, इसके आगे का इधर देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखोगे 1 व 2 से हमें P, Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 प्राप्त हो रहा है। देखो यहाँ भी 2 आ रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, यहाँ भी 2 विभाजित कर रहा है, तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। इसलिए नई लाइन से आप लोग लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना असत्य है कि P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कह दो क्यों सहभाज्य संख्या, ये हमारी कल्पना असत्य क्यों है, क्योंकि जो सहभाज्य संख्या होती है उनका जो वो होता है अभाज्य गुणनखंड जो मिलता है हमको, वो एक मिलता है। ठीक है, दोनों कॉमन क्या मिलता है, एक मिलता है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ बात करें, अगर थोड़े से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो एक मिलता है और यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ लिखोगे इसलिए √2 भी परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः √2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या, ओ सॉरी √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। हमने क्या किया, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, सबसे पहले उसको मान लिया कि ये परिमेय है। फिर अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू लिख दिया और कह दिया कि जहाँ पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। और क्यू को इधर भेजा तो क्यू अंडर रूट 2 हो गया बराबर पी हो गया। यहाँ करेंगे दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो ये वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे ये समाधान हमको प्राप्त हो जाएगा। जब यहाँ कर देंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 2 का 2 हो जाएगा और पी का पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 2 इधर जाएगा तो ये पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो वही हमने लिख दिया कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अब इसलिए 2 भी पी को विभाजित करेगा, ठीक है। माना पी बराबर 2r, ये आपको अपने आप से मान लेना है। और r क्या होगा, यहाँ एक पूर्णांक होगा। यहाँ p का मान जब समीकरण 1 में रखोगे आप तो यहाँ आ जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। अब इसको 2 से काटोगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, सॉरी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, यहाँ फिर से ये 2 इधर आएगा तो 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब समीकरण 1 व 2 से हमें पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारी कल्पना असत्य है कि पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं है। इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती क्योंकि यह सहभाज्य संख्या नहीं है, अतः कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब इसी तरह आपसे अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, भैया आप अंडर रूट 3 का बताइए या अंडर रूट 5 का बताइए, अंडर रूट 7 का बताइए या अंडर रूट 11 का बताइए, इनसे किसी का भी पूछ ले आप सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको देखिए, अगर आपको इसको नोट करना है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, नोट करके लीजिए, नहीं तो क्लास में लाइक लगातार चलते रहिए, ठीक है। और बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा हम अंडर रूट 3 को देखते हैं, ठीक है। आपको क्या चेंजमेंट करना है, यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 3 कर दो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 कर दो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 कर दो, यहाँ देखो 2 है तो यहाँ 3 कर दो, और यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 3 कर दो, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 कर दो। यहाँ अगर आप बात करें तो 2 2 2 2 2 2 है तो यहाँ 3 कर दो और यहाँ भी क्या कर दो, 3 कर दो। यहाँ 2 है तो आप यहाँ भी क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए और एक बार में काट दीजिए। यहाँ 4 है तो 4 की जगह यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है, तो कट जाएगा, 2 बार हो जाएगा। यहाँ 2 की जगह आप 3 कर दीजिए, यहाँ भी दोनों जगह 3 और 3 कर दीजिए आप। बस करना कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंजमेंट करना है और उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ 3 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ अंडर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ भी अंडर रूट 3 हो जाएगा, बस 3 का हो गया। इसी तरह 5 का कर लेंगे, बस यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 की जगह 25 आ जाएगा और बाकी 3 की जगह 5 करते चले जाइए, बस ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना, देखिए समझिए फिर आगे। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ अपनी सारी खामियों पे। कल जो बदलेगी हवा ये साले शर्माएंगे, हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा खड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं। चलिए, तो ये आई होप आप लोगों ने इसको नोट किया होगा। नोट करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आगे और भी इससे सब जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं जो आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सॉरी 1 नंबर में तो नहीं आते, 2 या 3 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही हर चैप्टर का आपको 1 शॉट मिलेगा, चिंता ना करिए आप लोग। आपकी तैयारी को बेहतरीन तरीके से ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है और आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। तो वो चीज हम आपसे आपको करवाएंगे। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा प्यार, सपोर्ट और अपने दोस्तों को भी बुला के लाना है, अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाना है कि भैया चलिए यहाँ पढ़ाई हो रही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं अच्छा लग रहा तो कोई फोर्स तो नहीं है, लेकिन आप लोग बस पढ़ाई करिए, बस जो आप लोगों के लिए अभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर
आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे आप सबको चलिए तो हम लोग आगे करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपसे जैसे कहते हैं कि भैया सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन ही आपसे पूछ लेगा। ओके, क्या कह देगा क्वेश्चन कि भैया आप सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? करने के लिए कोई तरीका है आप लोग? सबसे पहला काम सर जी आपने अभी तो बताया है, हम हल डालेंगे, हल डालने के बाद लिख देंगे भैया माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम तो हमको यही करना है ना, परिमेय संख्या है। चलो ठीक है, हमने कर लिया भैया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने कर लिया कि सबसे पहले इसको मान लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे सर जी? अभी अभी आपने बताया है कि 5 + √3 बराबर हम मान लेंगे P/Q। ठीक है, और यहां हम कह देंगे कि जहां P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये लिख देंगे। हमने कहा चलो ये भी सही है। ठीक है, और लिख देंगे और Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और चाहे तुम जो भी रख दो। ओके, चलिए कोई बात नहीं सर जी। यहाँ अब अगला स्टेप क्या करेंगे? सर जी यहाँ वर्ग करेंगे नहीं, इस बार वर्ग नहीं करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे कि जो √3 है इसको सिर्फ इधर रोकेंगे और बाकी संख्याओं को इधर भेज देंगे। यहाँ लिखेंगे P/Q माइनस आ जाएगा 5। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ लिखोगे कि P, Q P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या है? इसलिए P/Q -5 भी एक परिमेय संख्या होगी। चलिए ये भी हो गई। यहाँ क्या लिखोगे भैया? चलो इतना तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ लिखोगे P/Q -5 एक परिमेय संख्या है तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये बात सही आ गई। चलिए यहां लिखोगे लेकिन क्या? लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि क्या सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अतः यहां लिखोगे अतः 5 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। भी एक
अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए फिर इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये आज का वीडियो भी होता है समाप्त, और आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिलेंगे आप सबके साथ अगले दिन अगली क्लास पे अगले भौकाल के साथ एक जोरदार तरीके से। और ये एनर्जी आपकी कायम रखनी चाहिए, 1.5 घंटे 2 घंटे डट के बैठने के लिए आप रेडी रहने चाहिए हर दिन, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत बहुत ही कम बचा हुआ। जितनी बेहतरीन तैयारी हो सकेगी उतनी बेहतरीन करने का प्रयास करें। ओके, चलिए तो मिलते हैं आप सबके साथ कल नए वीडियो पे, नए लेक्चर के साथ, नए वन शॉट के साथ, नए तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे आपके सबकी शुरुआत, क्योंकि नया साल 2026 भी आया है तो है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो इस पे कम बैक करके ही रहेंगे।